हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अभी हम पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में होगा आज का चैप्टर संघवाद, फेडरलिज्म। लेकिन इससे पहले कुछ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास का है ये। पूरी बुक मैंने पढ़ाया है, 30 वीडियो में सारा कवर किया है। लगभग ये 7.5 घंटा के आसपास का टोटल वीडियोज़ होंगे। और एक बात, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका मैं तरीका की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तरीका में, तो जो भी टॉपिक है उसको बताता हुआ जाऊँगा, जो भी करंट अफेयर्स अपडेटेड है उस टॉपिक से उस जगह पे ज़रूर जोड़ता हुआ जाऊँगा। साथ साथ अगर सरकार की कोई योजनाएं हैं, जो भी डेवलपमेंट उस क्षेत्र में हो रही है या फिर बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में वो चर्चा में है, मैं ज़रूर इंक्लूड करता हुआ जाता हूँ ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और अगली बात, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आपको समझाऊँ कि उसमें किस तरह से अप्रोच लिया। तो फिजिक्स 8, 9 और 10 तीनों को कवर करा मैं NCERT, ठीक है। अब समझिए, अगर मान लीजिए कोई तीनों टॉपिक या 8, 9, 10 में तीनों जगह कोई एक टॉपिक है, सपोज लाइट, वैसे तीनों जगह नहीं है, 8 और 10 में, तो अगर लाइट अगर देखेंगे तो मैं 8 का भी कवर कर लिया और 10 का भी कवर कर लिया और दोनों के बजाय एक वीडियो तैयार किया मैं, मतलब जो भी होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो एक वीडियो तैयार किया। इससे क्या होगा, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है, एक बार प्लीज़ जांच जरूर लीजिए, जाइए बुक खोलिए और देखिए। साथ साथ जो मेरा बताने का तरीका है, बाकायदा सिनॉप्सिस के आधार पर बताया जाता है, चीज़ों को एक जगह गैदर किया जाता है ताकि किसी दो चीज़ में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसी जगह आप महसूस कर सकें, दोनों में अंतर आराम से आपको प्रतीत हो, दिखे, फील कर सके। उससे क्या होगा, लंबे समय तक आपके ब्रेन में वो बात रह जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ और अगर आप लोग को वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर आप दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। साथ साथ किसी भी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं तो उन तक पहुंचाएं, जो भी लोग कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताएं, ठीक। फिलहाल देखते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। क्या है आज का टॉपिक? संघवाद, फेडरलिज्म। क्या होगा फेडरलिज्म? क्यों संघवाद भारत के लिए जरूरी है? क्या भारत संघवाद फेडरलिज्म को अपनाया या यूनियन को अपनाया? देखेंगे संघवाद में भारत सरकार में, मतलब भारत में संघवाद की बात करूं अर्थात भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में संघवाद के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन देखेंगे तो केंद्र स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है। इसी के अंतर्गत कुछ सूची निर्धारित की गई है, जैसे यूनियन लिस्ट आप देखेंगे, स्टेट लिस्ट देखेंगे और कंकरेंट लिस्ट देखेंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कितने विषय किसमें है, कैसे ट्रांसफर किए गए, किस विषय पे कौन कानून बना सकता है, सारी बातों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो अब समझिए एक बात, संघवाद है क्या? फेडरलिज्म भारत राज्यों का एक संघ है, बिल्कुल। केंद्र मतलब शक्ति केंद्र और राज्यों को संविधान से प्राप्त है। आपको बता दूं, राज्यों का एक संघ है तो वर्तमान में कितना, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। बार बार इसलिए लिखता हूं क्योंकि अभी नया नया डेवलपमेंट हुआ है, आपको दिमाग में रखना चाहिए। कुछ राज्य बने, विघटन हुआ कुछ का, कुछ यूनियन टेरिटरी को संयुक्त रूप से शामिल किया गया। अगर नए होंगे तो फिर भी देखिए, चूंकि जम्मू कश्मीर से पहले अगर आप देखेंगे तो 29 स्टेट होते थे भारत में और 7 यूनियन टेरिटरी होते थे। क्लियर? जम्मू कश्मीर जब विघटन हुआ तो यहाँ से 2 यूनियन टेरिटरी आए। क्या है? 2 यूटी। एक का नाम हुआ जम्मू कश्मीर, दूसरा हुआ लद्दाख। इसका मतलब अब 28 हो गया ये, जब एक घट गया तो साथ साथ जब ये 2 बने तो इसका मतलब कितना होना चाहिए था? 2 बढ़ना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। लेकिन मामला क्या हुआ कि दमन और जो दीव था प्लस दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक बना दिया गया। इसका मतलब फिर एक घट गया तो 9 - 1 करेंगे, कितना हुआ? 8। ये बात क्लियर है आपको? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बाकायदा इसको बताने में सक्षम हो जाइएगा। और करंट अफेयर से क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है, ठीक। अगली बात देखिए, 1989 तक सोवियत संघ विश्व महाशक्ति था, किंतु 1990 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब आपको एक बात और समझाता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ। इसके पहले देखेंगे तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ठीक है, समझ लीजिएगा। और इसके बाद 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। जैसे ही 45 समाप्त होता है, यहाँ से शुरू होता है कोल्ड वार, और कोल्ड वार में 2 विश्व
बड़े ताकतवर, मतलब विश्व में 2 राष्ट्र होते हैं जो बड़े ताकतवर बनकर सामने आते हैं। एक का नाम होगा यूएसएसआर, सोवियत संघ बोलेंगे, एक को बोलेंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रहे कि उस समय दोनों के बीच में देखे होंगे कि विचारों की लड़ाई चलती थी, साथ साथ अपना वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। हालांकि जब ये 12th क्लास का वर्ल्ड पॉलिटी जो आप पढ़ोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं बताऊंगा। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, शॉक थेरेपी, ये सारी चीज़ें, तो वो वहाँ की बातें मैं वहीं करूँगा। अब देखिए एक बात, यूएसएसआर, इसमें क्या होता है 1990 के आसपास विघटन होता है। तो जब इसका विघटन हो गया तो जाहिर सी बात है शक्तिशाली कौन बन जाएगा, यूएसए, और तब से लेके आज तक यूएसए शक्तिशाली राष्ट्र है। जब विघटन हुआ तो यहीं पे इसको जो शॉक थेरेपी का शब्द अभी यूज किया था, एक्चुअली क्या हुआ, शॉक इस वजह से उसको लगता है यूएसएसआर को क्योंकि जो लोग समाजवादी देश अर्थात रशिया के साथ थे वो लोग क्या हुए, अलग हो गए। क्योंकि आपको पता होगा कि शुरुआत से यूएसए कैसा है, पूंजीवादी देश है, और ये कैसा है, सोवियत संघ समाजवादी देश है। इसी वजह से मैंने क्या बोला, विचारों की लड़ाई है, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ठीक है। अब इनका यहाँ बताने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इसका संबंध भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से है। समझिए कैसे, देखिए जब ये विघटन होता है तो 2 चीज आपको समझना पड़ेगा कि आखिर विघटन क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। क्या इस परिणाम से भारत ने कुछ सीखा, जरूर, तो वही मैं समझाऊंगा आपको। क्यों हुआ, क्योंकि शक्तियों का अतिशय केंद्रीकरण हो रहा था। जब जब शक्तियों का सेंट्रलाइज ज्यादा हो जाएगा, केंद्रीकरण ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, निरंकुशता बढ़ती है और वो विघटन के कगार पे आपको लाकर छोड़ती है। तो भारत बड़ा सूझबूझ के साथ पहले ही केंद्रीकरण नहीं करके बल्कि शक्तियों का विभाजन कर दिया। इसी वजह से हमारा भारत का संविधान जीवंत दस्तावेज आज तक जीवंत है और बना रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब इसका परिणाम समझिए, परिणाम क्या हुआ, कई स्वतंत्र देश हुए, रीजन जब विघटन हुआ तो अलग अलग देश निकल गए। दूसरी बात, यूएसए विश्व स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्र बना। क्यों शक्तिशाली राष्ट्र बना, आपको बखूबी में समझा दिया। अगली बात आप समझिए, भारत 1947 में आजाद हुआ, किंतु भारत विभाजित अब तक नहीं हुआ और नहीं होगा कभी। रीजन, भारत अखंड भारत है। इस अखंड भारत का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, राज्यों का गठन किया जा सकता है। उसी भारत के क्षेत्र में अगर आप, जो भी आपका भारत बनेगा इस तरह, अब ऊपर कहाँ बनाऊँ, समझ लीजिए, तो इस भारत का जो क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल मेंटेन रहेगा। मतलब यहाँ पे हो सकता है एक राज्य नया बन जाए या 2 राज्य मिल जाए, मर्ज हो जाए। हालांकि इसकी जिक्र मैं किया था जब संसद पढ़ाते हुए, ठीक है। इन सब पे कानून संसद बनाता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, ये सारी चीज़ें मैं जिक्र कर रहा था। तो ये जो अपना भारत है वो अखंड रहेगा, समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहा कि भारत कैसा है, अखंड भारत है। हमारे संविधान ऐसी शक्तियां देता है कि भारत का विघटन नहीं किया जा सकता। अगली बात, 1947 के बाद आजाद हुआ और विभाजित नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान ने अपनाया। संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है, मैं बार बार अभी फिर से बोलता हूं कि भारत राज्यों का संघ है और सारी शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी दिया गया है, मतलब विभाजित किया गया तो लोगों को इश्यू नहीं होएगा। अब समझिए, भारतीय भूभाग कैसा है, विशाल है। आप देखते होंगे विश्व में 7वें नंबर पे भारत आता है एरिया के मामले में, और इस भारत के भूखंड पर बहुत ज़्यादा विविधता है। चाहे आप भौगोलिक विविधता की बात कर लीजिए, चाहे आप आर्थिक विविधता की बात कर लीजिए, इधर जातिगत विविधता की बात कीजिए, धार्मिक विविधता की बात कीजिए, भाषाई विविधता की बात कीजिए, सांस्कृतिक विविधता की बात कीजिए, बहुत ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी भरा पड़ा है अपने मुल्क में। तो धर्म, जाति और भाषा की विविधता होते हुए भी हमारे मुल्क में एकता ज़्यादा है। देख रहे हैं, मैंने एकता के लिए 3 एरो बनाया, इसका मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझिए। अगली बात, संघवाद का आरंभ कहाँ से हुआ है? माना जाता है कि संघवाद का आरंभ अमेरिका से हुआ, किंतु जो भारतीय संघवाद है वो जर्मनी से और कनाडा से ज़्यादा प्रेरित है। हमने यूनियन शब्द को ऑप्ट किया, फेडरलिज्म को नहीं किया, और यूनियन कनाडा से लिया गया। इसीलिए बोला जाता है कि भारत का जो संघवाद है वो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा, कनाडा से लिया गया है। दोहरे शासन, केंद्र और राज्य, दोहरे शासन मतलब एक केंद्र दूसरा राज्य, लिखित संविधान में विद्यमान है। क्लियर बात, संविधान ही सर्वोच्च है, दोनों की शक्ति का स्रोत भी संविधान है। इसका मतलब हमारे देश में संविधान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और संविधान के तहत शक्तियां दी गई है केंद्र को भी और राज्य को भी। ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, जो ऐसे एक्चुअली मैं बोल रहा होता हूँ, क्या बोलूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आप पलटिए क्वेश्चन बैंक, फिर आपको लगेगा कि बहुत सारा और बहुत ज़्यादा सही तरीके से और इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं हमेशा डिस्कस करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। हो सकता है एनसीईआरटी, लेकिन उसके बियॉन्ड आपके
हित में जरूर बात करूंगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बात करूंगा। खैर देखिए अगला बात, संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। हालांकि यदि परस्पर विश्वास हो, ये बात समझना होगा आपको, विश्वास, सहयोग, सम्मान, संयम की अगर सब में मतलब तालमेल हो तो ऐसे में बोला जाता है कि जो संघवाद बनेगा वो आसानी से चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। अगली बात देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद। तो भारतीय संविधान में अभी तक बता रहा था कि संघवाद है, अब देखिए संघवाद है इसका मतलब शक्तियों का विभाजन है। किसके स्तर पे है? केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, इसी को आप राज्य सरकार भी कह सकते हैं। अब आप समझिए, जब इन दोनों में शक्तियों का विभाजन है, कैसे विभाजन किया गया, क्या चीज़ किसको दिया गया है, मैं इधर एरो लगा के जरूर आपको बताऊंगा। उसके पहले 2 मिनट रुकिए। केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित है। इसका क्या मतलब हुआ? आपसी सहयोग, एक दूसरे को अगर सेंटर और स्टेट सहयोग देंगे तो किसी भी मुसीबत से हम निपट सकते हैं। देखिए अभी वर्तमान में जैसे कोरोना, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि अभी कोरोना का बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, ऐसे में देखेंगे कि राज्य सरकारें केंद्र को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। करना भी चाहिए। जब तक दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति नहीं रहेगी, कभी भी मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, कभी भी देश स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं आप बात? ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान में फेडरेशन और यूनियन, कौन सा शब्द यूज किया है भारतीय संविधान में? यूनियन शब्द यूज किया हुआ है, फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया गया है। ठीक है। अगर आप आर्टिकल 1 देखेंगे तो उसमें मेंशन भी किया हुआ है भारत राज्यों का संघ है और यहाँ पे यूनियन शब्द यूज हुआ है। ठीक। नेक्स्ट बात आपको बताता हूँ कि भारत में संघवाद तो है लेकिन संघात्मक, देखिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन कई बार एकात्मक हो जाता है। कैसे हो जाएगा एकात्मक और कब हो जाएगा एकात्मक? जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो जाएगी तो सारी शक्तियां उस समय संघात्मक का मतलब हुआ शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में। लेकिन जब आपातकाल लगता है देश में तो उस समय देखेंगे कि राज्यों की शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है। ऐसे में हमारा देश संघात्मक नहीं होकर एकात्मक हो जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ दिया और पूछा था कैसा है, सब लोगों ने संघात्मक ए टिक किया लेकिन नीचे ये भी लिखा हुआ था एकात्मक। तो दोनों हो सकता है, संघात्मक भी एकात्मक भी। कब होगा एकात्मक? जब इमरजेंसी लागू होगा। क्लियर है? अब अगली बात देखिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। देखिए केंद्र और राज्य दोनों संवैधानिक सरकारें हैं, बिल्कुल आपको पता होगा दोनों की संवैधानिक सरकारें हैं। अगली बात, विवाद दोनों में अगर होता है केंद्र और राज्यों के बीच तो उसका निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। कैसे करेगा? संविधान के अनुसार करेगा, संविधान के नियमों के अनुसार करेगा। ठीक। अब अगली बात समझिए, 3 प्रकार की सूची लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है। और इस लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट बना के, विषय बना के उनको पुट किया हुआ है। अगर आप समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है तो अभी आपको समझाया ना कि शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें देखेंगे उसका हिंदी में नाम क्या होगा? संघ सूची। तो संघ सूची केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ये बात समझ पा रहे हैं? केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। किसमें? संघ सूची में। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि संघ सूची में कानून निर्माण कौन कर सकता है। ठीक। दूसरी बात देखेंगे कि जो राज्य सूची होता है उसमें कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है। तो देखिए राज्य सूची में बोल रहा हूँ, सामान्यतः राज्य सूची पर राज्य सरकार ही कानून निर्माण करती है, किंतु यदि राज्यसभा चाहे तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। अगर कोई कहे कि केवल और केवल राज्य सूची पर राज्य ही कानून बनाती है, गलत। अगर कहे कि सामान्यतः राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, सही। और अगर कोई कहे कि केंद्र सरकार भी बना सकती है, वो भी सही। क्लियर है बात ना? अब आप समझिए मेरे भाई कि राज्य सरकार की अनुमति हो तो संघीय या केंद्रीय सरकार कानून निर्माण राज्य सूची में कर सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग पेन से अंडरलाइन करा। अब अगली बात समझिए, क्या क्या सब्जेक्ट किसको दिया हुआ है? इससे पहले आते हैं कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य दोनों विधायिका इन मामलों पर कानून निर्माण कर सकती है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर का पावर स्टेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपको नजर आ रहा होगा एक बात कि संघ सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से अत्यधिक मजबूत है, होना भी चाहिए। क्यों? इसका जवाब दूंगा इस चैप्टर के अंतिम में। अब आप एक एक करके सब्जेक्ट समझिए। संघ सूची में क्या क्या दिया हुआ है? देखिए विदेशी मामले जरूरी है ना भाई, क्योंकि जितना भी फॉरेन डील होगा अगर राज्यों को दे देंगे जिम्मेदारी
तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना है। लेकिन चूंकि एक हम देश हैं तो देश के स्तर पे केंद्र सरकार को ये चीज़ देना ज़्यादा उचित है। प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, समझ पा रहे हैं ना कितनी सेंसिटिव चीज़ें, युद्ध, बैंकिंग, रेलवे, डाक, तार और मुद्रा करेंसी, ये सारी चीजें किसको दी हुई है? संघ सूची। कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची से संबंधित है, कौन सा राज्य से है, कौन सा संवर्ती से है। तो ध्यान रहे इन बातों का, इसलिए कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगली बात देखिए, राज्य सूची में क्या क्या है? कृषि, भूमि, पशुपालन, ठीक है, शराब, वाइन, अभी इसकी डिमांड बहुत चल रही है फिलहाल। अब देखिएगा जेल का जो भी प्रक्रिया रहता है वो भी राज्य सूची में दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे याद कैसे करें इतना सारा। देखिए, अगर भूमि है तो वहाँ पे कृषि होगा, और कृषि होगा तो उसके लिए पशुपालन जरूर करेंगे लोग, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? राज्य स्तर पे देखने को मिलेगा। शराब, वाइन, देखिएगा ये कैसे याद रहेगा? आपको पता होगा कि बहुत सारे राज्यों ने वाइन को बैन किया, जैसे बिहार, जैसे गुजरात। तो इसलिए कैसा किसका सब्जेक्ट होगा ये? अब ऐसी बात है, राज्य सूची का होगा। अगली बात, स्थानीय शासन, वही जो आप पंचायती राज पढ़ोगे 1-2 दिन बाद, उसके बाद वहाँ भी मैं जिक्र करूँगा इसका। अब देखिए, स्वास्थ्य, व्यापार और राज्य लोक सेवा, जैसे आप लोग देखते होंगे UPPSC, MPPSC, BPSC, JPSC, वही बोल रहा हूँ, राज्य लोक सेवा आयोग। इस साइड में देखेंगे जो दोनों कानून बना सकता है, अर्थात संवर्ती सूची क्या होगा? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, जो लेबर यूनियन होता है, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो इन तीनों में शामिल नहीं है, उसको कहाँ रखा गया है? जो तीनों में नहीं है, जो इन तीनों में नहीं है, तो कुछ विषय का उल्लेख इन तीनों में नहीं है, उसका उल्लेख अवशिष्ट शक्तियां में किया गया है। तो ये अवशिष्ट शक्तियां क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अवशिष्ट शक्ति के ऊपर कानून बनाने का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अगली बात, कुछ अगर अवशिष्ट शक्तियां की बात करें जैसे साइबर क्राइम, ये सारी चीज आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं अब आपको एक बात और बताना चाहूँगा आज, वो भी कई बार एग्जाम का हिस्सा बनता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, आपने क्या अभी पढ़ा? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक, तो आपको लग रहा होगा कि वर्तमान में कितने कितने सब्जेक्ट हैं। देखिए, संघ सूची के लिए 100 सब्जेक्ट दिया हुआ है, राज्य के लिए 61 दिया हुआ है, और संवर्ती सूची के लिए 52 विषय स्थानांतरित किए गए हैं। टोटल विषय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसको फिर बाद में राज्य का जो सूची है इसका विभाजन कर दिया गया। कैसे विभाजन किया गया? आपको पता होगा, पंचायती राज, ठीक है, और एक तरफ देखते होंगे नगर पालिका। तो इन दोनों में भी इस 61 विषय जो राज्य को मिला हुआ है उसमें से इन दोनों को ट्रांसफर करा दिया गया। ठीक, कितना कितना करा दिया गया? नगर पालिका के हाथ में 18 विषय दिया गया, स्थानांतरित किया गया, और पंचायती राज के लिए 29 विषय स्थानांतरित किया गया है। क्या है ये सारी चीज़ें, कैसे विभाजित किया हुआ है? जो लोग कंपटीशन बैच का तैयारी कर रहे होंगे वो तो बखूबी समझ पाएंगे मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 11th वाले बच्चे जो होंगे, जो सुन रहे होंगे, उनको दिक्कत हो सकती है। फिर भी आपको रत्ती भर का परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पंचायती राज पढ़ाया नहीं हो, आने दो दीजिए, एक एक करके हम आपको एकदम डिटेल से बताएंगे और आपके दिमाग में जरूर बसा डालेंगे। क्या बोला मैं? संघ सूची में 100 विषय दिया हुआ है, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52। इस राज्य सूची को विभाजित किया गया बाद में पंचायती राज का गठन और नगर पालिका का। 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन से हुआ, तो संवैधानिक संस्थान बनाना था और बना, तो इस वजह से कुछ विषय इन्हें दिया गया, इसमें से 29 और ये 18। ठीक, तो जब इसकी बारी आएगी तो बताऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर का पार्ट 2 भी आएगा, उसमें जो भी बचा हुआ है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि उससे क्या होगा, उन्हें भी बेनिफिट होगा। मैं निस्वार्थ भाव से सब तक पहुंचना चाहता हूं, इस वजह से अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए आप लोग जाइए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा फीडबैक मिलेगा, जितना ज़्यादा आपका लाइक देखूंगा, जितना ज़्यादा कमेंट्स देखूंगा, और अगर कोई भी परेशानी हो रही कि स्पीड ज़्यादा है, कम है, जैसा भी जो भी सुझाव है आप ज़रूर दें, क्योंकि आपके सुझाव पर मैं काम करता हूँ। ठीक है, बाकी जो मुझसे बन पाता है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, फिर भी आपका सुझाव का मुझे बेहद इंतजार रहता है, ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।